हे एवरीवन, अब हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का सेट 2 देखेंगे। ठीक है। सेट 1 मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले अपलोड किया है। ठीक है। अब हम लोग सेट 2 को देखेंगे। ठीक है। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है क्या चीज़, गद्यांश है। ठीक है। इस गद्यांश को अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ना है। ठीक है। और इसका आंसर देना है। तो फटाफट हम पढ़ते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखिएगा, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। सही बात है। भारत की उन्नति और उसका उत्थान नहीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें, वरना उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है। भली भांति विद्योपार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह सुचारू रूप से कर सकता है। राजनीति इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। यह सरल एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के वश के रोग नहीं है। राजनीति छात्रों के अध्ययन से बाधा नहीं डालती, वरना उन्हें गुमराह गुमराह भी कर देती है। अतः छात्रों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही वे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखें। ठीक है। तो ये था आपका जो है गद्यांश। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। चलिए बताइए आप सभी। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ही, यानी कि विद्यार्थी का लक्ष्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उन्नति पर किस पर निर्भर करती है, तो किस पे। अब अभी हम लोग पढ़े ना, तो 2 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विद्यार्थियों पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है, तो कैसे हो जाएगा जी। तो 3 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ये, यानी कि विद्योपार्जन करके। ओके, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर में पूछा है, विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, तो आपका चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि छात्रों को कब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखनी चाहिए, तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि वो जब है, पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही वो राजनीति पे आना उसको चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर ये पद्यांश है। ठीक है। इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 6 से 10 का उत्तर दीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन के चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है ना, और फिर बेचैन हो जागता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी पर बैठ सपनों पर सही करते, है ना। अब चलिए ये पद्यांश को अब हम लोग आंसर समझते हैं। चांद ने आदमी को अनोखा जीव क्यों कहा है जी, तो 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि क्योंकि वह उलझने अपनी बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है गगन को चांद कवि कब बातें कर रहा है। गगन का चांद कवि से कब बातें कर रहा है, तो 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि रात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बनाइए, तो क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कवि और चांद। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नभ। क्या होगा जी, नभ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 10वां नंबर की, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, तो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि स्वप्न देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचारात्मक शैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञान और अनुभव। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी प्रकार हम लोग, है ना। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या कार्यालयी पत्र की एक विशेषता हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संक्षिप्तता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तथ्यात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि किस बैठक के लिए प्रस्तुत कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 16वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है, क्या कहलाता है जी, तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनसंचार। ठीक है।
अब हम लोग 17वें क्वेश्चन के चलते हैं। 17वां नंबर देखिए क्या पूछा है कि समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका कहलाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपादन। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां देखिए क्या पूछा है, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम है, क्या है? तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटरनेट। अब जो है सो लोग इंटरनेट पे तुरंत जो है सो टाइपिंग करके अपने जो भी चीज़ें हैं उसको पहुंचा सकता है, संवाद है ना। तो पहले क्या होता था, पत्र के द्वारा लोग जो है सो अपने बातों को पहुँचाते थे और काफ़ी टाइम लगता था। इसलिए अब जो इंटरनेट आ गया है, अब जो है सो तुरंत 1 सेकंडों में सारा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन देखिए कि समाचार किस शैली में लिखी जाती है? तो क्या हो जाएगा? तो 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 21 से 23 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर पद्यांश इस प्रकार से पूछा है ना। मुरली तऊ गोपाल नहीं भावाती सुनी रे सखी जतपी नंदलाही नन्ना नाना भांति नचावती रखाती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती, है ना। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी डेडो है आवाज आवती। थोड़ा सा मतलब पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग हिंदी से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तो बस आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैसे आप पद्यांश को पढ़े होंगे तो आप लोग जो है सो सारा चीज़ आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए 21 का आपका क्या हो जाएगा आंसर जी? क्वेश्चन पूछा कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, मतलब ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसका कवि कौन है? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सूरदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22वां क्वेश्चन। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? तो कृष्ण को कौन प्रिय है जी? तो 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुरली। कौन है? मुरली जो है सो गोपियों को पसंद है, ठीक है। चलिए नंदलाही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है जी? तो आपका हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नंद लालाही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है तो बताइएगा, अनुप्रास में टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे इन दोहुन राह ना पाई से दोहुन से कबीर का क्या हास्य है? तो इसका हो जाएगा जी 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि हिंदू और मुसलमान। दोहुन का मतलब क्या होता है? हिंदू और मुसलमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिखा है झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो में झहरी झहरी कौन सा अलंकार है जी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपनी कविता में किसका वर्णन किया है? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि ऋतुओं का। किसका वर्णन किया जी? ऋतुओं का। अगला क्वेश्चन 37वां देखिए, संध्या के बाद कविता में विधवाओं को की तुलना किससे की गई है? तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि बगुलों का, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है? तो क्या है जी? दो पंचर पहिए, लो सलाखें जलती घी के लिए, दिए या फिर हाथ। क्या हो जाएगा? 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा के आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है? तो हो जाएगा 29 का आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि छायावाद, ठीक है। एकदम चलिए हम लोग पढ़ते जाएंगे, है ना। क्योंकि टाइम के कमी की वजह से मैं जो है सो जल्दी-जल्दी वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप सभी को जो है सो लेट ना हो जाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कबीर दास की रचनाएँ किस पुस्तक में संकलित है? तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीजक, ओके। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है, पद्यांश पूछा है। इसको हम तुरंत पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसको समझिएगा। बहुत लोग कहेंगे कि उनको पेट के धंधे, है ना, माने छुट्टी ही नहीं मिलती, तुम्हारा तो पेट भरा है, तुझको दूर की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपने पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की, राह की कांटों को साफ किया। वहाँ भी इंग्लैंड किसान, खेतवाड़े, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि है। किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग खेत जोतते बोते हुए यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे खेतों में आगे से दूना अन्न उपजे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग क्वेश्चंस को चलते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है जी? आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है आपका 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लैंड के लोग क्यों आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि
क्योंकि 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम करते हुए आगे की उन्नति के लिए विषय के बारे में सोचते हैं, ठीक है। 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है जी? चलिए बताइए। तो 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड की उन्नति से ली गई है, ठीक है। सॉरी, डी बोला गया ना, तो आपका यहाँ पर ए बी सी डी, यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह आपका डी लिया गया है, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा। 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है जी? तो इसका है आपका 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हामिद। मुख्य जो पात्र है वो उसका नाम क्या है? हामिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरकांता, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि श्रमिक वर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, 37वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? तो 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सावित्री बाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्यापक संवेदनहीनता की को रेखांकित किया गया है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिव्यांग, ओके। अगले क्वेश्चन चलते हैं 39वां, कि हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध डॉट 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 लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा जी? तो आपका हो जाएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हास्यवज्ञ, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो किस पुस्तक में संग्रहित हो जाएगा? तो 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानसरोवर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध क्या है? एक नाटक है ना, एकाकी है, उपन्यास है या फिर कहानी? तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका यहाँ पर एकांकी दिया है, कहानी होगा, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 42वें के अंतराल भाग 1 में हुसैन की कहा, अच्छा यहाँ पर कहानी आपका है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकांकी। और देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, अंतराल भाग 1 में हुसैन की कहानी दिया है, अपनी जवानी पाठ में हुसैन के जीवन की किस व्यवस्था पर चर्चा की गई है? तो 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बचपन और युवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मिली? तो क्या हो जाएगा जी? और 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चित्रकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद चंद्र, ओके। 45 नंबर का क्वेश्चन है, शरद चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोतीलाल, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का सेकेंड वीडियो, है ना, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और है ना अच्छे से एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, है ना। ये लास्ट वीडियो था, इसको ही आप देखिए और जितने आप लोगों को बताया था उतना तैयारी कीजिए, आप लोग अच्छे एग्ज़ाम में कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।